हेलो स्टूडेंट, आज हम बैक्टीरियोलॉजी से रिलेटेड कुछ चीज़ों के बारे में समझेंगे कि किस प्रकार से बैक्टीरियोलॉजी की आधारशिला रखी गई। ठीक है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे चारों ओर उपस्थित वातावरण में असंख्य ऐसे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो हमारे दैनिक जीवन को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। इस समय हम बात किसकी कर रहे हैं? बैक्टीरिया की कर रहे हैं। ठीक है, किसकी बात हो रही है? बैक्टीरिया की बात हो रही है। ठीक है, अगर हम देखें तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, कैसे ऑर्गेनिज्म है ये? यूनिसेलुलर मतलब सारे के सारे जो फंक्शन परफॉर्म होते हैं वो एक ही सेल के अंदर होते हैं। इन्हें हम केवल किसके द्वारा देख सकते हैं? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा। किसके द्वारा? कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा। ठीक है, अगर हम बात करें इनकी खोज की, ठीक है, तो लगभग 3 शताब्दी पूर्व हॉलैंड के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। ठीक है, अगर हम बात करें एंटोनी वॉन लीवेनहॉक की, तो इन्होंने क्या किया? बारिश की एक बूंद पानी में, ठीक है, बारिश की एक बूंद पानी में हजारों की संख्या में माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को देखा। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को देखा और इन्हें क्या नाम दिया? एनिमल क्यूज नाम दिया। ठीक है, क्या नाम दिया? एनिमल क्यूज नाम दिया। क्या किया एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने? बारिश की एक बूंद को माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामाइन किया, तब उन्हें क्या दिखाई दिया? हज़ारों की संख्या में उसमें माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म दिखाई दिया और उन्हें क्या कहा गया? एनिमल क्यूज कहा गया। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के आविष्कार के बाद जो भी जीव वैज्ञानिक थे उन्होंने यह अनुभव किया कि हमारे चारों ओर सूक्ष्म जीवों का एक अलग संसार है और उनके अलग अलग तरह के रूप हैं। जैसे जैसे नए उपकरण बने, विस्तृत अध्ययन किए गए, तब ये स्पष्ट हो गया कि ये जो ऑर्गेनिज्म हैं, ये जो जीव हैं, ये वनस्पति और प्राणी दोनों से ही समानताएं शो करते हैं। मतलब अगर हम बात करें प्लांट्स की और एनिमल्स की, दोनों के साथ ही ये समानताएं क्या करते हैं? शो करते हैं या सिमिलैरिटीज शो करते हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये इनके कुछ कैरेक्टर प्लांट से भी मैच हो रहे हैं, कुछ एनिमल्स से भी मैच हो रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो पूरी तरह ये ना तो प्लांट की तरह है पूरी तरह से, ना ही ये एनिमल की तरह है। ना तो ये पूरी तरह से प्लांट है, ना ही पूरी तरह से ये एनिमल के कैरेक्टर को क्या कर रहे हैं? शो कर रहा है। ठीक है, दोनों से क्या है? ये एकदम डिफरेंट हैं। कुछ समानताएं हैं जो प्लांट के साथ भी मैच हो रही हैं और एनिमल के साथ हो रही हैं, लेकिन पूरी तरह से कहा जाए कि ये पूरी तरह से प्लांट के कैरेक्टर के साथ मैच हो रहे हैं नहीं, या एनिमल के कैरेक्टर के साथ पूरी तरह से मैच हो रहे हैं तो नहीं मैच हो रहे हैं। ठीक है, अब बात आ जाती है ई हैकल की। ई हैकल जो थे जर्मन के साइंटिस्ट थे और 1894 में इन्होंने एक नया जगत प्रोटिस्टा स्थापित करने का सुझाव दिया। ठीक है, क्या किया इन्होंने? एक नया जगत प्रोटिस्टा को स्थापित करने का सुझाव दिया। ठीक है, इस जगत में क्या किया गया? यूनिसेलुलर और माइक्रोस्कोपिक जीवों के अलावा कुछ ऐसे मल्टी सेलुलर रूप भी, मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी इंक्लूड किए गए जिनमें टिश्यू का क्लियर डिफ्रेंशिएशन नहीं था। ठीक है, जिसमें टिश्यूज़ का क्या था? क्लियर डिफ्रेंशिएशन नहीं था। इस आधार पर प्रोटिस्टा को इन्होंने 2 समूह में बांट दिया। इस आधार पर जो प्रोटिस्टा जगत था उसको 2 समूह में बांट दिया। ठीक है, 2 समूह में कैसे बांटा? एक को तो रख दिया, एक को कहा हमने हायर प्रोटिस्ट और दूसरे को
लोअर प्रोटिस्ट। ठीक है, अब जो हायर प्रोटिस्ट थे, ठीक है, उनमें हमने किसको रख दिया, जितने भी हायर प्रोटिस्ट थे, मतलब जो हायर प्रोटिस्ट ग्रुप है उसमें हमने किसको इंक्लूड कर दिया, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, किसको रखा, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को, जैसे कि शैवाल हो गए, मतलब एल्गी हो गए, फंजाई हो गए, प्रोटोजोआ हो गए। ठीक है, इसमें किसको रख दिया, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को। अगर हम हायर प्रोटिस्ट की बात करते लोअर प्रोटिस्ट की बात करते हैं, तो लोअर प्रोटिस्ट में हमने किसको इंक्लूड कर दिया, जो प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर वाले ऑर्गेनिज्म थे। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में कौन आते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए और ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे कौन है, एरेनबर्ग। ठीक है, अगर देखा जाए तो बैक्टीरिया वंश में रखने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, एरेनबर्ग को जाता है। एरेनबर्ग ने ही जीवाणुओं को सबसे पहले बैक्टीरिया नामक वंश में रखा। ठीक है, लेकिन इनकी उत्पत्ति, मतलब इनके नेचर और इवोल्यूशन के बारे में, ठीक है, इनके नेचर और इवोल्यूशन के बारे में जो महत्वपूर्ण ज्ञान था वो किसको था, केवल लुईस पास्चर को था। ठीक है, मतलब इनके नेचर और इवोल्यूशन के बारे में जो सही से जानकारी दी वो किसने दी, लुईस पास्चर ने दी। क्यों, क्योंकि उन्होंने फर्मेंटेशन एंड डीके जैसे विषयों पर क्या कर रखा था, शोध कर रखा था। ठीक है, और उनके शोध से ये प्रमाणित होता था कि जो बैक्टीरिया हैं इनकी उत्पत्ति स्वतः नहीं होती, और जैसे हाइड्रोफोबिया और निमोनिया आदि अनेक रोग हैं, इनका जो इन्फेक्शन है, इनका जो संक्रमण है, कौन कौन से रोग, हाइड्रोफोबिया एंड निमोनिया। ठीक है, इनका जो इन्फेक्शन है या संक्रमण है वो किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रॉबर्ट कॉच की। ठीक है, रॉबर्ट कॉच भी कहाँ के साइंटिस्ट थे, जर्मन के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने क्या बताया कि एनिमल्स में होने वाला एंथ्रैक्स रोग और ह्यूमंस में होने वाला ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, ये जो रोग हैं ये किसके द्वारा होते हैं, बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं। ये किसने बताया, इनका जो इन्फेक्शन होता है एनिमल्स में एंथ्रैक्स और ह्यूमंस में ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, इनका जो इन्फेक्शन होता है वो किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। इसके लिए उन्होंने एक थ्योरी दी जिसे हम किस नाम से जानते हैं, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़। ठीक है, या रोगों की रोगाणुओं द्वारा उत्पत्ति। ठीक है, और इसे दूसरे नाम से भी जानते हैं, कॉच पास्चुलेट। ठीक है, तो ये जो वर्क था वो किसका था, रॉबर्ट कॉच का था, जिन्होंने क्या बताया, एनिमल्स में एंथ्रैक्स, ह्यूमंस में ट्यूबरकुलोसिस, ये जो रोग हैं किसके द्वारा हो रहे हैं, बैक्टीरिया के द्वारा हो रहे हैं। इन्होंने एक थ्योरी भी दी जिसे जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ के नाम से जानते हैं या कॉच पास्चुलेट के नाम से जानते हैं। इस महत्वपूर्ण योगदान के लिए रॉबर्ट कॉच को 1905 में नोबेल प्राइज़ से भी सम्मानित किया गया, नोबेल प्राइज़ से भी सम्मानित किया गया। ठीक है,
ये किसकी बात हो गई? ये बात हो गई रॉबर्ट कॉच की। आगे बढ़ते हैं, आगे हैं ब्यूरेल। ठीक है, जीवाणुओं का पादप रोगों में या प्लांट डिसीज में जो महत्व था उसके बारे में सबसे पहले किसने बताया? ब्यूरेल ने बताया। किसमें महत्व बताया इन्होंने? जो भी प्लांट डिसीज़ हैं उनमें जीवाणुओं का जो महत्व है उसके बारे में सबसे पहले किसने बताया? ब्यूरेल ने बताया। धीरे धीरे जीवाणुओं के अध्ययन का महत्व बढ़ता गया और एक विज्ञान की नई शाखा बैक्टीरियोलॉजी का निर्माण हुआ। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, जिन्होंने बारिश की एक बूंद में हजारों की संख्या में माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को देखा और उन्हें क्या कहा? एनिमल्क्यूल्स कहा। ठीक है, और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के बाद जो जीव वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या अनुभव किया कि हमारे चारों ओर सूक्ष्म जीवों का अलग संसार है और उनके अलग अलग रूप हैं। जैसे जैसे नए उपकरण बने ये स्पष्ट हो गया कि ये जीव वनस्पति और प्राणी दोनों से ही समानताएं शो करते हैं, मतलब दोनों के साथ ही सिमिलर हैं लेकिन पूरी तरह से सिमिलर नहीं है। कुछ समानताएं दर्शाते हैं लेकिन पूरी तरह से दोनों के साथ सिमिलर नहीं है। उसके बाद ई हैकल आए। ई हैकल ने 1894 में प्रोटिस्टा जगत स्थापित करने का सुझाव दिया। प्रोटिस्टा जगत को दो भागों में बांटा गया, हायर प्रोटिस्ट और लोअर प्रोटिस्ट। हायर प्रोटिस्ट में यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखा गया और लोअर प्रोटिस्ट में प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को रखा गया। एरेनबर्ग आ जाते हैं। एरेनबर्ग के बारे में अगर देखा जाए तो बैक्टीरिया को बैक्टीरिया वंश में रखने का जो काम सबसे पहले किया था वो एरेनबर्ग ने किया था। अगर हम बात करें लुईस पास्चर की तो बैक्टीरिया के नेचर और इवोल्यूशन के बारे में जो सबसे ज़्यादा जानकारी थी वो लुईस पास्चर को थी, क्योंकि उन्होंने फर्मेंटेशन और डिके जैसे विषयों पर शोध कर रखे थे। ठीक है, और बताया था कि हाइड्रोफोबिया और निमोनिया जो रोग होते हैं वो किसके इन्फेक्शन की वजह से होते हैं? बैक्टीरिया के संक्रमण की वजह से होते हैं। रॉबर्ट कॉच आए, इन्होंने क्या बताया कि एनिमल्स में होने वाली एंथ्रेक्स और ह्यूमंस में होने वाली ट्यूबरक्लोसिस के संक्रमण का कारण कहीं ना कहीं बैक्टीरिया है। इसके लिए उन्होंने जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज दी, जिसे कॉच पास्टुलेट के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें इस काम के लिए 1905 में नोबेल प्राइज से सम्मानित भी किया गया। अगली हम बात कर लेते हैं ब्यूरेल की। ब्यूरेल देखा जाए तो जीवाणुओं का पादप रोगों में महत्व या प्लांट डिसीज में जो महत्व है उसके बारे में सबसे पहले किसने बताया? ब्यूरेल ने बताया। धीरे धीरे जीवाणुओं का अध्ययन बढ़ता गया और अध्ययन का महत्व बढ़ता गया और जीव विज्ञान की एक नई शाखा बैक्टीरियोलॉजी की स्थापना हुई। थैंक यू स्टूडेंट्स।